बैक टू द चैनल किंसुकी। सो ये वीडियो थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड है भी और नहीं भी, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेंटल हेल्थ के बारे में है, जो कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, जिसके साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा स्ट्रगल मेंटल हेल्थ में बढ़ता जा रहा है। बहुत कॉमन हो गए हैं डिप्रेशन। वैसे तो वर्ल्ड का नंबर 1 डिसेबिलिटी एंड ह्यूमन सफरिंग कॉज करने वाला प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम कम होना, एंग्जाइटी होना, एनहाइलेटरी थॉट्स आना, मतलब कि मुझे अब ज़िंदा रहना ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे इरिटेशन होना, कंसंट्रेशन ना बढ़ना, कंसंट्रेशन ना अच्छा होना, एंड रिलेशनशिप्स को बिल्कुल साइडलाइन कर देना, फ़न को, लेजर को बिल्कुल साइडलाइन कर देना, लेजर ख़त्म हो जाना एकदम। और एक जो सोल फोकस है ना लाइफ में, बस जो सेंटर है उसे यूपीएससी बना लेना, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जैसे जेई, नीट, कैट, कोई स्टेट पीएससीएस हो गया, या फिर मतलब बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, एक एग्ज़ाम को बेसिकली, किसी भी एग्ज़ाम को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना लेना। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी एक चीज़ को आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि लाइफ हमारी इतनी छोटी है और इतनी नैरो है कि उसके जीने का पर्पस केवल एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उस चक्रव्यूह में ना फंसने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। इसका पर्पस ये है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, जिसका दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है तो यू कैन लर्न फ्रॉम माई सक्सेसेस, और अगर नहीं होता है तो यू कैन लर्न फ्रॉम फेलियर्स। प्रॉब्लम क्या है ना कि सिलेक्शन होने के बाद तो ढेरों स्टोरीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन सिलेक्शन से पहले एग्जैक्टली क्या एक एस्पिरेंट के माइंड में चल रहा होता है वो गेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाने का कोशिश है जहाँ पे लोग अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, क्योंकि मार्केट में ना गाइडेंस से, मैंने पहली वीडियो में भी बोला कि गाइडेंस से ज़्यादा मिस गाइडेंस अवेलेबल है। तो उस चीज़ को क्वॉश करने के लिए ये एक अटेम्प्ट है। मेंटल हेल्थ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है या क्या रोल प्ले करती है, ये तो ऐसी बात हो जाएगी बताना, जैसे कि खाना हमें क्यों खाना चाहिए या सोना क्यों चाहिए। मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सारा काम दिमाग का कर रहे हैं, सारा काम पढ़ने का, एनालिसिस करने का, उसको रिटेन करने का, रिकॉल करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, सब कुछ दिमाग से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपकी मशीनरी ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो वो प्रोडक्टिविटी कहाँ से शो कर पाएगी। तो इसके लिए हम मेंटल हेल्थ की बात करने के लिए ये मैं आज वीडियो बना रही हूँ। मैं खुद जो 2025 का अटेम्प्ट है वो स्किप करूँगी। मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया था, 2024 का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन 2025 का अटेम्प्ट मैं स्किप करूँगी। अब जो 2026 का अटेम्प्ट आने वाला है, यहाँ से लेके वहाँ तक की पूरी जर्नी मैं इस यूट्यूब चैनल पे व्लॉग करूँगी। व्लॉग जो भी होता है मुझे नहीं पता, मतलब लाइक आई विल डॉक्यूमेंट इट, ताकि आप अगेन मेरे सक्सेस या मेरे फेलियर से चीज़ें सीख सकें और हम एक दूसरे से जो भी इंसाइट्स हैं हमें समझ में आता है उसे शेयर कर सके। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आखिर डिप्रेशन के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगेन मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा? एंग्जाइटी, could be about future, could be about exam itself, could be about relationships, could be about employability या फिर skills ना होना, डिप्रेस्ड मूड जिसकी वजह से
हम डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स को देखेंगे। इरिटेबिलिटी बढ़ना, कंसंट्रेशन ना होना, एनहाइलेटरी थॉट्स आना, मतलब कि मैं अब जीना ही नहीं चाहता। ज़रूरी नहीं है कि आप अटेम्प्ट ही करें, अगर ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं तो भी वो बहुत कंसर्निंग है। डिप्रेशन होता क्या है बेसिकली, अगर मैं सादा भाषा में बोलूँ तो दिस इज़ ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाना। ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं होता है, ये फिज़ियोलॉजिकल भी होता है, जिसमें हमारे बहुत से न्यूरो ट्रांसमीटर्स या ब्रेन केमिकल्स कम हो जाते हैं, जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल बढ़ जाना जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और कोई भी बेसिकली जो भी चीज़ें हमें खुश रखती हैं, कितनी गंदी राइटिंग है मेरी, खैर एनीवे आई एम सो सॉरी, इसको मैं थोड़ा बेटर करूँगी। जो भी चीज़ें हमें खुश रखती हैं या तो हम उसे कम कर देते हैं, वो खुद कम हो जाती है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है। डिप्रेशन जो है ना, सारा परसेप्शन का खेल है। अगर कोई इवेंट होता है जिसे हम ट्रॉमा बोलते हैं, वो एक इंसान को कैसे अफेक्ट करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन कि एक इंसान उसे कैसे परसीव करता है। किसी का लॉस, कोई एग्ज़ाम का फेलियर, किसी का डेथ, किसी का ब्रेकअप, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है, उस इंसान का परसेप्शन क्या है, मैं उसको कैसे देख रहा हूँ, मेरा नज़रिया क्या है उसे देखने का, इससे ये डिटरमाइन होगा कि आपको कितना सीवियरली वो इवेंट हिट करेगा, ठीक है, कितना सीवियर लगेगा। अब इसके बारे में ही कुछ बातें थी। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट होना, हर किसी से छोटी छोटी बात पे लड़ाई करना, फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कोई बोल रहा है ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, आप एक ही पैराग्राफ को बार बार अगेन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुसाइडल थॉट्स आना, या मतलब कोशिश करा होना, या किसी भी तरह का सेल्फ हार्म, बहुत ज़्यादा थकान होना, मन ही ना करना कि मैं बेड में से निकलूँ, सोशल आइसोलेशन, किसी से बात ना करना, रिलेशनशिप्स को कम करना, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, दिन भर या तो रात में या कभी भी रोते रहना बिना बात के, इतना बुरा लगना कि बस वर्थलेसनेस, एम्प्टीनेस, होपलेसनेस, कोई होप नहीं बची, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं ही नकारा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। एक दिल में एक ऐसा लगता है कि एक गड्ढा सा बन गया है जिसमें कुछ भी डालो, कोई भी चीज़ लो, नई चीज़ खरीदो, किसी से भी बात करो, वो गड्ढा जैसे कभी भरता ही नहीं है। जैसे कि एक बाल्टी है जिसका जो पेंदा है वो निकल गया और उसमें आप पानी डाले जा रहे हो, बट किसी भी चीज़ से खुशी होती ही नहीं है। जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी, अब उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, उसे हम एनीडोनिया कहते हैं। किसी भी चीज़ में लंबी देर तक इंटरेस्ट ना बनना, या तो खाना, बहुत ज़्यादा खाना, भूख जो होती है, एपेटाइट, या तो बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए, स्लीप जो है या तो बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए। इन सारे पैटर्न्स में अगर कोई चेंज आता है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। और मतलब आप एक एक्सपर्ट नहीं है उसमें। और डिप्रेशन आपको क्या करता है ना, डिप्रेशन का काम ही ये है, वो आपको गुलाबी चश्मे पहना देता है, ठीक है, जिससे आपको सब कुछ गुलाबी दिखता है, माने कि हर चीज़ नेगेटिव दिखती है। आपका परसेप्शन, जो कि मैंने कहा कि किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी इवेंट को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, उससे ये डिसाइड होगा कि वो आपको कितना सीवियरली हिट करने वाला है। डिप्रेशन इस नेगेटिविटी को बहुत बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से हमें सब कुछ गलत लगता है, सब कुछ बुरा लगता है, मन ही नहीं करता कि मैं बेड से उठूँ,
या किसी से मिलूँ या किसी से बात करूँ, और ये सब बहुत डेंजरस है। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए मतलब एक बहुत छोटा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ कि ये किसी डेफिशिएंसी से भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की या किसी चीज़ की कमी है, या फिर सिस्टम में इन्फ्लेमेशन यानी कि कोई इन्फेक्शन या ऐसी कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होगा या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, या आपके कुछ आपका लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं, कल्चरल भी हो सकता है कि जैसे कुछ कम्युनिटीज़ जो कि क्लोज रहती हैं या जिनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ख़राब रहता है, या फिर ये जो चीज़ें हैं एंटी सेल्फ कन्फैबुलेशंस, एट्रीब्यूशन या परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल, कॉग्निटिव बायसेस, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बट ज़्यादा मतलब जितना डरावनी ये साउंड कर रही है उतनी डरावनी है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग इस तरह के बायसेस अपने क्रिएट कर ले, या फिर इस तरह का नज़रिया बना ले कि उसको सिर्फ अपने आप में कमी ही दिख रही है, कि मैं ख़राब ही हूँ। अगर दुनिया में कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, वो मेरी वजह से ही हो रही है, सारा कार्बन फुटप्रिंट मेरा ही है। तो एक तरह का कॉग्निटिव बायस है ये, आपका परसेप्शन मतलब एक कॉग्निटिव रिजिडिटी है। कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड ये रिजिडिटी क्रिएट हो गई है। और ये नहीं है कि डिप्रेशन सिर्फ अपने आप को अफेक्ट करता है, वो आपके रिश्ते में जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी अफेक्ट करता है। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि एक इंसान जो कि डिप्रेस्ड है वो अपने इमीडिएट 3 इंसानों को या 3 लोगों को अफेक्ट करता है नेगेटिवली। तो इसलिए ना ही सिर्फ आपको अपने लिए साइकियाट्रिस्ट पे जाने की ज़रूरत है, बट दूसरों के लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जैसा बोला था, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, सिर्फ ब्रेन पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये आपकी बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आपका वेट, आपके एपेटाइट, आपकी एनर्जी लेवल्स, ये सब वेरी करेंगे, ठीक है। और ये हम देख चुके हैं कि परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं दिमाग में, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है। सेरोटोनिन या ऐसे अच्छे अच्छे हार्मोन्स वो सारे कम हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन नहीं होना, इंटरेस्ट चले जाना, अपने आप के बारे में बहुत ही नेगेटिव थॉट आना जिसमें आप अपने आप को मार देना चाहते हैं या ख़त्म कर देना चाहते हैं, एम्प्टीनेस, वर्थलेसनेस, नमनेस, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मेडिकेशंस का क्या करना है। सबसे बड़ा जो सवाल होता है लोगों के दिमाग में वो यही होता है कि यार साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन चला देगा तो फिर क्या करेंगे, हम तो आदी हो जाएंगे, हम तो क्या एक वर्ड होता है ना, एडिक्ट हो जाएंगे मेडिसिन के। हम ये सब चीज़ें अल्कोहल, ड्रग्स या खाना या कपड़े या शॉपिंग या रिलेशनशिप्स या मूवीज़ या सिनेमाज, इन सब के लिए नहीं सोचते इतना कि हम इनसे एडिक्ट हो गए तो क्या होगा। लेकिन हम कुछ दवाइयों से जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए हम ज़रूर डरते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमारा परसेप्शन इन चीज़ों के लिए ऐसा बना रखा है। कोई भी चीज़ करने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी लिमिट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हो गया, ओके सच हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मेडिसिन लेना असेंशियल है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, एक डिप्रेस्ड ब्रेन में, जैसे अगर ये नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी का लेवल है, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, तो मेडिसिन आपको यहाँ तक पहुँचा देगा, मेडिसिन आपको यहाँ तक पहुँचा देगा, लेकिन इससे ऊपर जाना या यहाँ तक आना, ये काम थेरेपी करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, थेरेपी जिससे काम कर सके वो काम मेडिसिन करती है। तो दोनों का एक सिनर्जिस्टिक काम होता है, एक दोनों हाथों में हाथ डाल के आपकी मदद करते हैं। पहले आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल असेंशियल है, लेकिन इनफ नहीं है। सिर्फ 3 में से 1 लोगों पे वो एक लिमिटेड लेवल तक मेडिसिन्स काम करती हैं, बिल्कुल ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है मेडिसिन्स, लेकिन इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कोपिंग स्किल्स नहीं सिखा रही, आपको रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है वो नहीं सिखा रही, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में है उसे सॉल्व कैसे करना है वो नहीं सिखा रही, एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनानी है, कैसे अपने लिए डिसीजंस लेने हैं, दूसरों से बार बार नहीं पूछना है, वो नहीं सिखा रही। और एक रियलिस्टिक एंड कंपेलिंग फ्यूचर जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी को आगे देख सकूँ, आखिर मैं जीना क्यों चाहता हूँ,
वो जो एक फैक्टर है वो भी मेडिसिन्स नहीं दे पाएगी। और ये सब कहाँ से आएगा? ये सब थेरेपी। लेकिन थेरेपी को काम करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? मेडिसिन्स। डिप्रेशन इज़ मोर ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम दैन अ मेडिकल प्रॉब्लम। ये एक एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर याप्को, जिन्होंने 40 साल तक डिप्रेशन पे काम किया है, और उन्होंने बोला है कि कुछ की रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल ओरिएंटेशन, हर चीज़ के बारे में ये सोचना कि दुनिया मुझसे शुरू होती है, मुझसे ख़त्म होती है, इसलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूँ, मैं मर जाऊँ तो पूरी ज़िंदगी सबकी लोगों की संवर जाए। और मतलब हर चीज़ को अपने आप से जोड़ लेना। अगर किसी की आइसक्रीम नीचे गिर गई, देखो मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अरे मैंने उसकी आइसक्रीम गिरा दी, कितना बुरा व्यक्ति हूँ मैं। रिज़ल्ट ख़राब हो गया, अरे यार मेरे में ये भी तो हो सकता है ना कि बाकी जो लोग थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया या मेंस क्वालिफाई किया या इंटरव्यू क्वालिफाई किया, उन्होंने आपसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लूज़र हो या आपको नहीं आता है या फिर आप कुछ जीवन में नहीं कर सकते। मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे जो लोग या तो इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स या फिर इन्विजिलेटर्स टाइप के लोग हैं, जो बोलते हैं कि एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, एक स्कॉलर भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज के लिए एप्ट हो, ज़रूरी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को हम अपने ही तरफ ले आए मोड़ मार के कि मेरे को। और डिप्रेशन ये करता है कि आप सब कुछ जो है वो अपने आप से जोड़ लेते हैं, सारी नेगेटिव चीज़ें, उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव रिजिडिटी। यहीं था, ये रहा कॉग्निटिव रिजिडिटी। इसलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे हम रियलिटी को एज इट इज़ देखें कि क्या हो रहा है। अगर किसी की आइसक्रीम गिर गई, क्या मैंने गिराई है? किसी ने मुझे फ़ोन नहीं करा, मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका मेरे पास फ़ोन नहीं आया, तो क्या इसलिए कि मैं बुरा इंसान हूँ या इसलिए कि वो बिज़ी हो सकता है, कुछ काम हो सकता है उसको, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो मल्टीपल एक्सप्लेनेशन फॉर इवेंट्स, कि मैं हर चीज़ को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना सीखूँ। ठीक है, आपकी गलती नहीं है, सब आपकी गलती नहीं होती है। बैड डिसीजंस की वजह से हम अपना स्ट्रेस खुद बढ़ा रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती, जबकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें हमें पता है हमें क्या करना चाहिए लेकिन हमारा मन नहीं हो रहा है। ये होता है ना कि कोई बोलता है कि ठीक है, डिप्रेशन के लिए आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी एंड मेडिसिन्स का ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट देखा गया है, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी का। अगर डिप्रेस्ड है कोई इंसान, उसकी एनर्जी लो होगी, जिसकी वजह से उसका एक्सरसाइज करने का मन कम होगा, जिसकी वजह से उसके गुड हार्मोन्स और कम होंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ेगा। और ये विशियस साइकिल चलती रहेगी। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, लेकिन उस टाइम में मन नहीं होता है, अंडरस्टैंड, इतनी थकान रहती है, इतना मन बेकार होता है कि मन ही नहीं करता कि मैं बेड से निकलूँ। लाइक आई डोंट फील लाइक वॉकिंग, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू पीपल, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपने कमरे में अकेला छोड़ दो। ये बहुत ख़राब डिसीजन है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें आपको पता है कि रियलिटी टेस्टिंग के बाद अगर आपको पता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए, तो आप उसमें ऑपोजिट एक्शन का एक फिनोमेना होता है, उसे लगाएं। जैसे कि अगर आपको किसी से लड़ने का मन हो रहा है तो उससे प्यार से बात करके समझो कि आखिर हुआ क्या है। अगर आपका मन है कि मैं सिर्फ बेड में रहूं, तो बेड से बाहर निकलो, चाहे 1 मिनट के लिए सही, 30 सेकंड के लिए सही, पर उससे बाहर निकलो। आपका मन है कि मैं कुछ ऐसा जंक फूड खा लूँ, क्योंकि ब्रेन क्या है ना, डोपामीन को सीक करता है, और डोपामीन हमको कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत बहुत हाई मात्रा में मिलते हैं। कुछ खाना ऐसा होता है जैसे कि चीनी, मीठा, तला हुआ या बाहर का खाना, जिसको, जैसे अगर मेरा मूड ख़राब है तो मेरा ये तो मन नहीं करेगा कि मैं सैलेड खा लूँ, पर यही मन करेगा ना कि मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। तो कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आपका एक अच्छा हार्मोन बढ़ता है, डोपामीन। अगर ये नॉर्मल है तो थोड़ी देर के लिए एक पीक आता है, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है एक क्रैश आता है। इसलिए देखना कि एक बहुत ही गिल्टी फीलिंग होती है जैसे ही आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं या ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। इसलिए आपको ऑपोजिट एक्शन, जो काम, जो चीज़ें, जो एक्शन आपके लिए स्ट्रेस को कम करें, हम अपने आप को एक तरह से मल्टीप्लेयर
इंसान की तरह देखें। जैसे आज 12 मई है, ठीक है, कल 11 थी, ठीक है, और कल 13 होगी, आने वाले कल में 13 होगी। ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी है और ये एक पर्सन सी है। आप अपने आप को राम 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 की तरह ना देखें। आप एक ए पर्सन की तरह देखो, फिर अगले दिन एक बी पर्सन होगा जो कि ए से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपने कुछ सीखा है, कुछ बदला है, कुछ तो हो रहा है। कोई भी इंसान सेम नहीं रहता हर दिन। फिर एक 13 तारीख को एक नया सी पर्सन, ना आप पिछले कल की तरह सेम है, ना आने वाले कल की तरह सेम है। तो लाइफ को एक हम अगर मल्टीप्लेयर गेम की तरह देखें, जिसमें हमको एक दूसरे से कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें ऐसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत है जो कि आने वाले वर्जन का काम थोड़ा आसान करे, ठीक है। उसके लिए हमें एक रियलिटी टेस्टिंग का स्किल भी आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली जो कि त्यों देखना किसी भी चीज़ को, उसे रियलिटी टेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम डिप्रेस्ड हैं, या हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, या हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, डिप्रेस्ड है ये वर्ड हम हटा देते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन ख़राब है, हम दुखी रहते हैं। तो अगर शाम को हम वॉक करने भी निकलेंगे ना, घूमने भी निकलेंगे ना, तो भी पूरे एरिया में हमको दुखी दुख दिखाई देगा। हमें लगेगा यार ज़िंदगी कितनी ख़राब हो गई है। मैंने बोला ना, वो गुलाबी चश्मा पहना देता है डिप्रेशन। तो रियलिटी को, जैसे बुद्धिज़्म में, ज़ेन फिलॉसफी में ये कॉन्सेप्ट है कि माइंडफुलनेस आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब नहीं जब आपको बहुत दुख है, जब आपको बहुत क्राइसिस है, तब हम कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते। लेकिन हम जैसे बैठे हुए हैं, जैसे हम कोई बर्तन धो रहे हैं अपने, तो सिर्फ एक बार में एक काम करना है, बर्तन धोने हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार फ़ोन चेक ना करना, सिर्फ एक काम करना। हम लेटे हुए हैं, या फिर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, या हम अखबार पढ़ रहे हैं, या हम नहा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमें एक बार में केवल एक काम करना चाहिए और उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो उसमें अब मैंने साबुन लगाया, अब मैंने उसको रगड़ा, अब मैंने एक एक काम को, एक एक प्रोसेस को आप धीरे धीरे देखिए। पूरी प्रोसेस को, बर्तन धोना अपने आप में एक पूरा काम नहीं है, वो छोटे छोटे कामों का एक एक चेन है। जैसे कि मैंने साबुन उठाया, फिर उसके बाद मैंने उसको जूने पे डाला, फिर उसके बाद जूने को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी से रगड़ा, उसमें फ़ोम बना, फिर उसके बाद मैंने बर्तनों पे उसको रगड़ना शुरू किया, उससे पहले उसे पानी में घोला, जो भी है पूरा प्रोसेस। तो एक एक प्रोसेस के एक एक हिस्से को ज्यों का त्यों देख पाना, उसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। और ये ज़्यादा भी नहीं है यार, मतलब दिन में 5 मिनट भी अगर, या किसी भी एक एक्टिविटी पे आप कर पा रहे हो, बहुत है, बहुत है। रियलिटी को वैसे देखना जैसे वो है, और ये आप यकीन मानो सबसे मुश्किल चीज़ों में से भी है और सबसे आसान चीज़ों में से भी है, क्योंकि हम ज़िंदगी के इतने सारे काम इतने ऑटो पायलट मोड पे कर जाते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है, जिसे हम रूमिनेशन कहते हैं, कि दिमाग में कुछ कहानियाँ, ख्याली पुलाव चल रहे हैं और वो काम होता जा रहा है और हमें पता भी नहीं लगा कि वो काम हमने कब का कब कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये नया रिस्क फैक्टर, वही रूमिनेशन अबाउट पास्ट। हम सब ये बोलते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बिल्कुल, हम जो आज हैं वो प्रोडक्ट है पास्ट का, लेकिन हमारे साथ जितनी भी ट्रेजेडीज़ हुई हैं, क्या हमारी लाइफ सिर्फ उतनी है? क्या हमने कभी कुछ अच्छा नहीं करा? क्या हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ? तो अपने ट्रॉमा को पहचानना, उससे अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, अपनी कमियों को समझना, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, ये सब ज़रूरी है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आप अपनी हिस्ट्री और अपने ट्रॉमा से आगे हैं, अपने दुखों से आगे हैं, आप अपने सुखों से आगे हैं, आप अपनी हर इमोशन से, हर मूड से, हर चीज़ से ज़्यादा हैं। एक लाइफ इतनी छोटी है, इतनी मीनिंगलेस नहीं होती कि किसी इंसान के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी सिचुएशन के लिए हम उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये जो पास्ट ओरिएंटेशन है ना हर चीज़ की, मेरे साथ ये हो गया था, तब ये हुआ, जिसके ऊपर हम रूमिनेशन करते हैं, उसे हमें कम करना चाहिए। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने, जैसे सोक्रेटिस ने बोला है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़न्ट वर्थ लिविंग, बट ओवर एग्जामिन्ड लाइफ भी वर्थ लिविंग नहीं है। तो हम ये कैसे डिटरमाइन करें कि जो हम सोच रहे हैं वो अंडर एग्जामिन है, यानी कि ये फालतू रूमिनेशन, जो हम सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, हम कैसे एनालाइज करें कि ये
एक तरह से यूज़लेस रूमिनेशन है या फिर यूज़फुल एनालिसिस है किसी भी चीज़ का। अगर आपके सोचने से वो एक्शन में तब्दील होता है और उसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तो वो यूज़फुल एनालिसिस है। अगर आप उससे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस समझ रहे हैं, अपने पैटर्न समझ रहे हैं तो वो यूज़फुल एनालिसिस है। अगर वो एक्शंस में बदलता है तो वो यूज़फुल एनालिसिस है। लेकिन वो सिर्फ आपको अगर टेंशन देता है तो वो यूज़लेस है। और पास्ट के बारे में सोचने का, रूमिनेट करने का, जैसे बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं बस सोचता रहता हूँ, मुझे टेंशन होती रहती है, उसका एक ही क्योर है कि आप थोड़े एक्टिविटी में आओ, जिसे हम बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। कोई भी काम करना शुरू करो, जैसे अगर पढ़ाई के बारे में टेंशन है तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। सोचो मत कि मुझे क्या करना है अगले एक हफ्ते में, अगले एक महीने में। ओवर प्लानिंग भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ये बात जब मुझे पता लगी तो मतलब मेरे तो तोते उड़ गए थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लूँगी, ये प्लान बनाऊँगी, वो प्लान बनाऊँगी, बट मुझे नहीं पता था कि वो भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी कि चीज़ों को पोस्टपोन करना है। तो इसका एक ही क्योर है कि आप सोचने की बजाय उस पर एक्ट करना शुरू करें। और एक जनरलाइज थिंकिंग ना रखें कि किसी एक इंसान से अगर कुछ लड़ाई हो गई, अरे सारे एक जैसे होते हैं, अरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस दिन का ख़राब हो गया है, मैनेजर ने डांट दिया है, कोई काम ख़राब हो गया, अरे यार मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है, मैं तो खुश ही नहीं रह सकता। ये जो जनरलाइज थिंकिंग है ना, वो आपको ले डूबेगी। तो उससे थोड़ा सा बाहर आना शुरू करना पड़ेगा। जैसे माइंडफुलनेस में मैंने बोला ना, एक प्रोसेस को, बर्तन धोने को बर्तन धोना नहीं, छोटे छोटे प्रोसेस में देखते हैं। मेरा दिन, मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं है, मेरा दिन ख़राब था, डिफरेंस है। उससे हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होप मिलती है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वो जो गुलाबी चश्मा है थोड़ी देर के लिए उतरता है वो। और ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें तो मुझे बताने की ही ज़रूरत नहीं है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना किसी भी एग्ज़ाम से 0.08% जहाँ पे सिलेक्शन रेट है, वहाँ पे ये सोचना कि हम सबका हो जाएगा, बहुत अनरियलिस्टिक है। अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ के सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अनरियलिस्टिक है ना। तो कंसिस्टेंसी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, वैसे कंसिस्टेंसी पे भी एक मैं वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरा खुद का एक मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी पे बहुत सारी मिथ है। एक वीडियो एंग्जाइटी पे और एक वीडियो कंसिस्टेंसी पे। अगर कमेंट्स में कोई भी मुझे ये बोलता है कि इन पे भी वीडियो बनानी चाहिए हमें, तो देखते हैं, बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इस वीडियो का एम यही है कि हम एक दूसरे से सीखें, हम ये समझें कि हम अकेले नहीं हैं। जैसा मुझे लग रहा है वैसा किसी और को भी लग रहा होगा, जैसा उसको लग रहा है वैसा किसी और को भी लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैंने इतने अटेम्प्ट्स दे दिए, मैंने इतना टाइम दे दिया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, कोई मुझे जॉब पे नहीं रखेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। ये एक प्रोसेस है, ये एक मतलब एक परेशानी है जिसकी वजह से हम सबके सिम्टम सेम हैं। और अगर हम सबके सिम्टम सेम हैं तो उसका क्योर भी निकल के आ सकता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप किसी प्रोफेशनल को दिखाएं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप कमेंट्स में या फिर कहीं पे आप मुझे लिख के बता सकते हैं, जिससे मैं आपको किसी प्रोफेशनल के टच में भी लाने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को जितना सीरियसली आप देखें और जितना सीरियसली आप शेयर कर सके, करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट जितना सीरियसली आप देखेंगे और समझेंगे और अपने लेवल पे भी इस पे कुछ सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो बेटर होगा। सारी बातें गूगल की भी नहीं माननी है, लेकिन हाँ, अच्छा लिटरेचर या फिर कहीं पे ऐसे कि मेंटल हेल्थ पे आप कुछ वीडियोस देखें और समझें इस बात को कि क्या आप सिर्फ परेशान हैं या फिर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं। और अगर ऐसा है तो हर चीज़ का सल्यूशन अवेलेबल है। हर चीज़ बदली जा सकती है, हर चीज़ बदली जा सकती है। और जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेट्स होप, लेट्स ट्राई कि हम एक फॉरवर्ड स्टेप ले सकें इस डायरेक्शन में और एक दूसरे की हेल्प कर सकें। विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिला होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।